प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर। कच्छ में विशाल अक्षय ऊर्जा पार्क समेत कई योजनाओं की रखी आधारशिला, दी कई योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखी थी सरदार पटेल ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि। किसान संगठनों का नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। वहीं सरकार लगातार बातचीत के माध्यम से किसानों की आपत्तियों का हल निकालने के प्रति है कटिबद्ध। कई किसान संगठनों ने नए प्रावधानों का किया समर्थन। और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विकास सिंघल को उनके पैतृक निवास मुजफ्फरनगर में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री विशाल अक्षय ऊर्जा पार्क और खारे पानी को इस्तेमाल योग्य बनाने वाले संयंत्र का डिजिटल तरीके से आधारशिला रखेंगे। आइए चलते हैं सीधे गुजरात के कच्छ, जहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देखिए, हमारे पूर्वज भी कितनी लंबी सोच रखते थे, कितने दूर का सोचते थे। आजकल कभी कभी नई पीढ़ी की सोच वाले लोग पुराना सब निकम्मा है, बेकार ऐसी बातें करते हैं ना। मैं एक घटना सुनाता हूं। आज से 118 साल पहले, 118 साल कोई कम समय नहीं होता है। आज से 118 साल पहले आज ही के दिन 15 दिसंबर को ही 118 साल पहले 15 दिसंबर को अहमदाबाद में एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया था उस जमाने में। और इस एग्जीबिशन का मुख्य आकर्षण क्या था? उसका आकर्षण था भानु ताप यंत्र। भानु यानी सूर्य। यानी 118 साल पहले यहां के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की सोच देखिए। भानु ताप यंत्र यानी सूर्य ताप यंत्र, ये सबसे बड़े आकर्षण का कारण था। यानी भानु ताप यंत्र यानी सूर्य की गर्मी से चलने वाला यंत्र, और एक तरह से वो सोलर कुकर की तरह उन्होंने विकसित किया था 118 साल पहले। आज 118 साल बाद, आज 15 दिसंबर को ही सूरज की गर्मी से चलने वाले इतने बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन हो किया गया है। इस पार्क में सोलर के साथ साथ पवन ऊर्जा दोनों से करीब 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। सोचिए, रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा। सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी। आम लोगों का बिजली का बिल कम करने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर के देश चल रहा है, उसे भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड, 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो
काम होने वाला है। अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है तो ये काम करीब करीब 9 पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। कर रहे हैं। छठ पर्व के मद्देनजर लखनऊ में गोमती के घाटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज उनको नमन किया। हजरतगंज में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको देश की एकता और अखंडता का सूत्रधार बताया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ही देश की एकता के सूत्रधार थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्थान तथा पतन किसी भी व्यक्ति के साथ राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। हमारा देश भी लंबे समय तक इससे प्रभावित रहा। विदेशी जानते थे कि वो भारत में तब तक शासन कर सकते हैं जब तक भारत के लोग कहीं पर भी एकजुट न हो सके। इसी कारण वो लंबे समय तक भारत पर काबिज रहे। इसके बाद जब देश के नेता सक्रिय हो गए तो मामला बदल गया। जब भारत के अंदर देश की स्वाधीनता के लिए एक नया शंखनाद होता है और कुटिल अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अब देश भारत को बहुत अधिक दिनों तक वे अपने शासन के अधीन नहीं रख सकते, तो उनकी मंशा थी भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की। उनकी उस दुरभिसंधि को विफल करने में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था और आज के वर्तमान भारत के इस स्वरूप को प्रदान करने के जो शिल्पी हैं, वह नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनकी आज 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें यहां पर स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत अपने इस महान नेता को, भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने वर्तमान भारत की एकता और अखंडता के लिए अहर्निश प्रयास करते हुए एक बड़ी सफलता प्राप्त की, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ चित्त से उनका स्मरण करेगा, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों का विरोध अभी भी जारी है, तो वहीं सरकार लगातार बातचीत के माध्यम से हल निकालने को प्रतिबद्ध है। कल तमाम किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात करके नए प्रावधानों का समर्थन किया, तो किसानों के बीच भ्रम फैलाने की बात भी कही। सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने फिर से नए प्रावधानों को किसान हित में बताया और बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकालने की बात भी दोहराई।
सरकार लगातार किसानों के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ नए कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्तियों पर विचार करने और उनका समाधान निकालने के लिए तैयार है, तो वहीं कुछ किसान संगठन कानून की वापसी पर अड़े हुए लगातार दिल्ली से लगती सीमाओं पर विरोध जता रहे हैं। सोमवार को भी सरकार और किसान के 18 संगठनों के बीच मुलाकात और संवाद का सिलसिला देखने को मिला। उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों के किसान शामिल रहे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। किसान संगठनों ने साल 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि क्षेत्र में तकनीकी मदद बढ़ाने के मकसद से आयात शुल्क घटाने, कीटनाशकों पर जीएसटी घटाने और कृषि उत्पादों को न्यूनतम जीएसटी की श्रेणी में रखने की मांग की। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विरोध में जो 9 शेड्यूल में इतने कानून थे, उसमें से ये जो 3 कानून है वो 3 कानून ढीला करते हैं बाकी के कानूनों को जो हमारे विरोध में है। इसलिए हमने इसका अपने दिल से स्वागत किया है। हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ये जो 3 कानून है वो काले कानून है। हमारा कहना है जो मंडी तंत्र है और सरकारी तंत्र है, जब तक उससे हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें अपनी फसल का भाव नहीं मिलेगा। किसानों के साथ सकारात्मक बैठक के बाद कृषि मंत्री ने दोहराया कि सरकार मुद्दे का हल करने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में किसान संगठनों को अब आगे बढ़कर पहल करनी होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. इस बीच कुछ किसान संगठनों ने सांकेतिक अनशन किया, जिसमें कुछ राजनीतिक दलों ने भी शिरकत की। ऐसे दलों की नीयत पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए उन पर किसानों के बीच कानून को लेकर भ्रम फैलाने और राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। किसानों की लड़ाई अब किसानों की लड़ाई मात्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये लड़ाई आप देखिएगा राजनीतिक गुटों के बीच की लड़ाई हो गई। आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वॉर को देखिए, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसी भी कीमत पर, बिना मेहनत किए, बिना रिफॉर्म किए, बिना परफॉर्म किए, बिना ट्रांसफॉर्म किए कैसे सत्ता मिल जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन में नोएडा और गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सीमाओं पर भी प्रदर्शन चल रहा है। यूपी दिल्ली सीमा पर जारी प्रदर्शन पर यूपी पुलिस का कहना है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे लोग इस आंदोलन में घुस गए और इनके फोटोग्राफ भी वहां डिस्प्ले किए जा रहे हैं। जो लोग ये दिल्ली के शाहीन बाग या अन्य जगहों पे धरना प्रदर्शन करते थे और इसीलिए हम लोगों ने आगाह भी किया है और उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे किसानों ने ऐसे लोगों का बहिष्कार भी किया है और उनको यहाँ से हटाया भी है। और लगातार हमारी इस संबंध में पुलिस और प्रशासन के लोगों की किसान बंधुओं से वार्ता चल रही है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस तरह के कोई तत्व किसान आंदोलन में न घुसने पाए।
दरअसल सरकार की मंशा देश को नई सदी का भारत बनाने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को गति देने की है। इसी क्रम में कृषि सुधार भी हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े और किसान परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आए। वहीं भाजपा का आरोप है कि विपक्ष सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश करता रहा है और सुधार की प्रक्रिया को धीमा करने की चाहत रखता है। रामनगरी अयोध्या में किसान पंचायत को यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह ने संबोधित किया। किसान पंचायत का आयोजन शहर के कौशलपुरी स्थित सुरेंद्र लान में हुआ। सुरेंद्र लान में किसानों के बीच राधा मोहन सिंह ने अपनी बात रखी। कृषि बिल पर किसान और सरकार के बीच चल रहे रार पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान के प्रति है और रहेगी। किसान की जो भी समस्याएं होंगी उनसे बातचीत के लिए सरकार 24 घंटे खड़ी है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 12,000 करोड़ का होता था, जबकि अब एनडीए की सरकार में 1,34,000 करोड़ रुपए का बजट है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ परिवार के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। किसान पंचायत में 3 जिलों के मंडल प्रभारियों के साथ साथ मंडल के किसान कि कांग्रेस यूपीए के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 12,000 करोड़ का होता था, अब 1,34,000 करोड़ का होता है। आज 10 करोड़ परिवारों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में जा रहा है। मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान है, हम किसान के साथ खड़े हैं और किसान की जो भी समस्या है उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारी सरकार 24 घंटा तैयार है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विरोधी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों से संबंधित जो बातें कही थी उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर किसानों को किसान बिल में कुछ समस्या है तो बातचीत के लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन देश के अधिकतर हिस्से के किसान बिल के समर्थन में हैं। किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं। वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं और जब भी मैं यह कह सकता हूं कि इनके पास दम बची नहीं है, कोई भी विषय को लेकर के किसी के पीछे खड़े होकर के सरकार पर जो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ये जन्मजात किसानों के दुश्मन हैं, विरोधी हैं। ये किसानों के कभी हितैषी नहीं रहे। जो बातें इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस बात से पीछे हट रहे हैं और जिन बातों का ये जब सत्ता में थे समर्थन करते थे, आज जब सरकार ने निर्णय लिया है जिससे किसान की खुशहाली सुनिश्चित है, उसका विरोध। हापुड़ के गांव दत्तियाना निवासी रजनीश त्यागी आम किसानों की तरह धान, गेहूं, मक्के की परंपरागत खेती करते थे। मेहनत से फसल उगाते और उसे बेचने के लिए मशक्कत करते थे। फसल को बिकवाने के लिए बिचौलिए परेशान करते थे। करीब 9 साल पहले बिचौलियों से परेशान होकर परंपरागत खेती करने का तरीका ही उन्होंने बदल डाला। 12 एकड़ लगभग 72 बीघा जमीन के मालिक होने के बावजूद फसलों से कमाई लागत काटकर हजारों में हो पाती थी। आज रजनीश केला, पपीता और नींबू की खेती करके लाखों कमाते हैं। फसल को कहीं भी बेचने की आजादी उन्हें अच्छे दाम दिलाती है। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव दत्तियाना निवासी रजनीश त्यागी बताते हैं कि करीब 9 साल पहले तक वो परंपरागत खेती किया करते थे। एक बार वो महाराष्ट्र घूमने गए थे। वहां उनकी मुलाकात कुछ प्रगतिशील किसानों से हुई, जहां केले की खेती के बारे में जानकारी हुई। उस समय सरकार केले की खेती पर अनुदान नहीं देती थी। आज सरकार 40 से 50% का अनुदान दे रही है। महाराष्ट्र से लौटने के बाद केले की खेती करने का उन्होंने निर्णय लिया। 7 एकड़ में केला उगाना शुरू किया, जिससे करीब 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की सालाना आय शुरू हो गई। इसके अलावा 3 एकड़ में नींबू और 2 एकड़ में पपीते की खेती शुरू कर दी। पपीते से करीब 3 लाख रुपए सालाना की कमाई होती है। मैसेज देना चाहते हैं, देखो समय के साथ में परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन ये है कि भाई थोड़ा थोड़ा किसान सभी जो है अपनी सब फसल लगावें, कुछ बागवानी लगावें, कुछ जो है किसी भाई जैसे तुम्हारा आम का बाग है, अमरूद का बाग है और तुम्हारा आज की तारीख में तो बहुत मतलब अमरूद पे का बड़ा प्रचलन है, नींबू का बाग है, पपीता है और अपना गन्ना धान भी थोड़ा थोड़ा चलता रहे जी। तो मेरा कहने वाला है सब किसान एक चीज़ ना लगावें, थोड़ा थोड़ा सभी लगावें, तो उसमें एक तो पैसा आपका रूटीन में आता रहेगा, ठीक है जी। और आपका जैसे परेशान हो जाता है ना भाई जो एक चीज फसल से भाई उसके रेट पिट गए, तो ये ऐसा हो जाएगा उसमें फिर एक अगर रेट पिटेगा तो दूसरी का आपको मुनाफा अच्छा मिलेगा, तो उसका आप सही तरीके से आपका जो है जीवन यापन होता रहेगा जी।
समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुझे ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में 50 स्मार्ट क्लास बनाए जाने की कड़ी में आज नरही स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मिशन है कि प्रदेश के हर स्कूल को एक स्मार्ट क्लास मिले। इसके लिए निजी संस्थानों और संपन्न लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के जो 1,59,000 परिषदीय स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में केवल सरकारी संसाधनों के बल पर हम स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। हम चाहते हैं ये प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, इसलिए हमने ऐसे सारे देश के उन बड़े बड़े उद्यमियों से, कारपोरेट हाउसेज से सबसे अनुरोध किया था कि आप सरकार के प्रयासों में हमारा सहयोग करिए। और उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारे औद्योगिक घराने, बहुत सारे कारपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग उस दिशा में आगे आए। और उसी कड़ी में एचडीएफसी की ओर से आज हमारे लखनऊ जनपद में 50 स्मार्ट क्लास, जिस तरह का आपने यहाँ पर देखा है स्मार्ट टीवी के माध्यम से, जिसको हैंडल करना बहुत आसान है। जो हमारा जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर हमारे टीचर ऑडियो विजुअल एड्स जो डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध हैं दीक्षा पोर्टल पर या गूगल पर या अन्य माध्यमों पर, उनके इस्तेमाल से बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनके चित्र भी सामने दिखा सकते हैं। उसकी पहली जो स्मार्ट टीवी है उसका उद्घाटन आज इस नरही में हमारे प्राथमिक विद्यालय में हुआ है। शेष 49 का एस्टेब्लिशमेंट वो लखनऊ जिले के अलग अलग स्कूलों में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल से गायब लगभग 18,000 शिक्षकों के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। संभवतः इन 18,000 शिक्षकों ने मानव संपदा पोर्टल में अभी तक अपना डाटा फीड नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों की जांच की जा रही है। 18,000 लोग जो हमारी लिस्ट में अध्यापक हैं, उन्होंने अपना डेटा फीड नहीं किया है, तो हम अब उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि क्या मामला है, क्यों उन्होंने डेटा फीड नहीं किया है। हो सकता है उनमें से कुछ फर्जी नियुक्ति के प्रकरण वाले शिक्षक हों या कुछ कोई ना कोई समस्या होगी, तो उन 18,000 की हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं और देखेंगे क्यों फीड नहीं किया और उस रिपोर्ट का विश्लेषण करके आवश्यक कार्रवाई। भारत ने कोविड से महामारी से जंग में आज एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। देश भर में रिकवरी रेट 95.12% हो गया है, जो कि दुनिया भर में सबसे अधिक है। वहीं सक्रिय मामले कम होकर 3.4 लाख से नीचे आ गए हैं, जबकि कुल पॉजिटिव केस अब 3,39,820 हैं, जो कुल मामलों का सिर्फ 3.43% है। इसके अलावा देश भर में 161 दिन यानी करीब 5 महीने में एक दिन में सबसे कम 22,065 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं।
इसके पहले 7 जुलाई को 22,252 नए केस दर्ज किए गए थे। इस बीमारी से अब तक देश में 94,22,636 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब सक्रिय मामलों और रिकवरी केस में लगातार अंतर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 73.52% संक्रमण के नए केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 2,994 संक्रमण के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि केरल में 2,707 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोविड सैंपल की टेस्टिंग के क्षेत्र में भी भारत लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अभी तक कुल 15,55,60,655 सैंपल की टेस्टिंग की गई है, जिनमें से कल 14 दिसंबर को 9,93,665 नमूनों की जांच हुई। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर। कच्छ में विशाल अक्षय ऊर्जा पार्क समेत कई योजनाओं की रखी आधारशिला, दी कई योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखी थी सरदार पटेल ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि। किसान संगठनों का नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। वहीं सरकार लगातार बातचीत के माध्यम से किसानों की आपत्तियों का हल निकालने के प्रति है कटिबद्ध। कई किसान संगठनों ने नए प्रावधानों का किया समर्थन। और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान विकास सिंघल को उनके पैतृक निवास मुजफ्फरनगर में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।